Hello everyone, welcome to Ashish Science Gurukul. So today we came again with a new video. और आज जो है हम लोग देखेंगे जो भी कल टॉपिक हमने पढ़ा था रिजिड, नॉन रिजिड एंड रेस्ट मोशन, तो उस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हुआ हूँ, तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो पहला क्या है, रिजिड बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। तो बताइए ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो रिजिड बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो ये क्या है, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, नॉन रिजिड बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन नॉन रिजिड बॉडी इज सेम। चौथा ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन रिजिड बॉडी इज सेम। तो देखिए कल हम लोगों ने बात किया था रिजिड और नॉन रिजिड के बारे में, तो उसमें हमने आपको बताया था जो भी रिजिड बॉडी होती है उसका अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसके शेप या साइज पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स रिजिड बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। तो मतलब ये क्या हुआ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, फिर इसमें क्या है, इसने बोला नॉन रिजिड, यहाँ पे रिजिड बॉडी, इसमें क्या बोला नॉन रिजिड बॉडी। तो नॉन रिजिड बॉडी क्या होता था, नॉन रिजिड बॉडी वो बॉडी होती थी जिसमें हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें चेंजेस आ जाते थे। जबकि इसमें क्या लिखा है, नॉन रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज। तो ये भी क्या हुआ, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। ओके, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन नॉन रिजिड बॉडी सेम, ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अगर कोई नॉन रिजिड बॉडी होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं सेम होता है। किसके बीच का होता है, रिजिड बॉडी के होता है। तो अगर आप चौथा ऑप्शन देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन रिजिड बॉडी इज सेम, तो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट है, और ये क्या है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन रिजिड बॉडी इज सेम। हमने बताया था कोई भी रिजिड बॉडी हो तो यहाँ पे मान लीजिए P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, यहाँ P4 है, यहाँ P5 है। तो हमने इसके लिए आपको बताया था P1, P2, P3, P4, P5। तो कोई भी डिस्टेंस हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है रिजिड बॉडी में वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो दीज ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, फोर्थ वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्ट एंड मोशन। तो हमने कल क्या बताया था कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट जब कभी भी पोजीशन के साथ कोई चेंजेस आते हैं, जैसे स्टेशनरी अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, जब कभी भी उसका पोजीशन चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं मोशन, जबकि रेस्ट में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो इसलिए अगर इसका हम पहला ऑप्शन देखें कि मोशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, क्या ये करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है।
क्यों? क्योंकि जो है हमने बोला था आपको एक एग्जाम्पल लेकर कि सपोज अगर कोई ट्रेन जा रही है, उसमें जो है दो लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो अपने आपस में जो है रेस्ट में है, बट अगर ऑब्जर्वर आउट ऑफ द ट्रेन है तो उनको वो कैसा लगेगा? वो लोग मोशन में है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके। दूसरा क्या है? रेस्ट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये क्या है? ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जर्वर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका क्या है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो और कल हमने बताया भी था कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो अब आप देखिए ये क्या है? थर्ड टर्म क्या है? रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। तो हम लोग ये भी क्या है? ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या हुआ? ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। सो विच वन विल बी करेक्ट आंसर? डी। ओके। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब इसी में वो आपसे कुछ घुमा फिरा के और सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ जो है कमेंट में हमको डाल दीजिए, हम उसको जो है आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर देंगे। ओके। तो आइए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके। देखिए अब जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम लोग मोशन की बात करें या फिर मैकेनिक्स में अगर हम लोग बात करें, तो उसमें होता क्या है कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे हम कभी भी क्या करेंगे? किसी भी रिलेटिव टर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोशन हो या रेस्ट, उसमें हम लोग क्या बात करते हैं? किसी भी रिलेटिव चीज़ के बारे में। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज मैंने बोला कि मैं मूव कर रहा हूँ। ओके, मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन कितने डिस्टेंस तक? कितने डिस्टेंस? सपोज मैंने 25 किलोमीटर चला, ठीक। तो अब अगर हम अपना, जैसे ये कोई मान लीजिए एक कोई यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है और इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? मान लीजिए 25 किलोमीटर। ओके। अब देखिए इसकी लेंथ और इस आदमी की जो भी लेंथ होगी, ठीक ना, ये दोनों जो है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मान लीजिए ये कितने, इसका लेंथ क्या होगा? इसका मान लीजिए होगा 1.25 मीटर, या फिर कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। और यहाँ पे 25 अगर किलो में, इसको भी मीटर में अगर आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 मीटर। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला यूनिट बहुत ही छोटा है। तो अगर हम यहाँ पे बोले पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसके लेंथ को, इसको लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर।
ठीक। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। जब हम लोग ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग बात करते हैं पॉइंट मास की। तो वैसा कोई भी बॉडी जिसके कंपैरिजन में जो इसका रिलेटिव बॉडी है वो क्या हो जाए, उसकी जो भी डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, या फिर ऑलमोस्ट जीरो मीन्स जीरो नहीं बट ऑलमोस्ट वो निग्लिजिबल हम कर दें, तो वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल है, सपोज आप जो है बाइक से जा रहे हो, तो जो भी आपकी बाइक की लेंथ है, ठीक, वो अब आप बहुत दूर तक चले गए, तो जो भी आपने लेंथ को कवर किया हुआ है, तो उस लेंथ जितना आपने कवर किया और उस बाइक का जो लेंथ है वो दोनों क्या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए वो बाइक की जो लेंथ है हम उसको क्या मान लेंगे, मतलब वो जो बाइक है हम उसको मान लेंगे कि वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक और आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे अर्थ क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो सन का डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, अर्थ का डायमेंशन छोटा है। तो अगर हम सन के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ को हम माने तो अर्थ क्या होगा, अर्थ विल एक्ट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके। तो देखिए ये छोटा सा कंसेप्ट इसलिए मैं बताया कि अभी फ्यूचर में आप कहीं भी जाओगे पढ़ने तो वहाँ कहेगा लेट वी आर कंसिडरिंग मास ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट लेंथ। तो ऐसे चीज़ को हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका जो है पॉइंट, हम इसको क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का डायमेंशन ऑलमोस्ट क्या हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए, तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके। तो फिर इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छोटा सा कंसेप्ट था, इसको आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, कल हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था जिसको हम लोग क्या कहते थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर देते थे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, किस लिए हम लोग बात किए थे, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो एक बार थोड़ा उसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी उसका यूज़ करना होगा। तो देखिए मैंने आपको तीनों एक्सिस बता रखा था। जैसे यहाँ पर कोई एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे 1 2 3 4। अब सपोज आप जो है एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हो और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, पॉइंट 3 पर है, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप वाई एक्सिस पर जाओ और यहाँ पे ये मान लेते हैं हम ये 4 है। ओके, 1 2 3 ये 4 है। तो इस पे जो है ये वाई एक्सिस है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जेड एक्सिस पर जाओ, ये यहाँ पे किस पॉइंट पर है, 2 पॉइंट पर। तो देखिए अलग अलग एक्सिस पर, अलग अलग एक्सिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है, 3 मीटर। सपोज हम लोग एक बस एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं। इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने पोजीशन पर है, 3 मीटर पे है। यहाँ पे कितने पोजीशन पे है, 4 मीटर पे है। यहाँ पर कितने पोजीशन पे है, 2 मीटर पे है। तो देखिए
ये बस हम लोग एक समझने के लिए लिए हैं कि किसी भी एक्सिस पर हम लोग अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जा सकता है, ठीक ना। तो इससे अब वैसा फ्रेम और ऐसे ही पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड देखिए हम लोग कुछ टाइप ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, देखिए तो हम लोग क्या बोले थे कल कि मोशन क्या होता है। तो मोशन हम लोग बोले थे अगर कोई भी मतलब मान लीजिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे हम, डायमेंशन। जैसे 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशन। देखिए टाइप ऑफ मोशन में क्या करेंगे, पहला है 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये इजी रहेगा समझने के लिए। तीसरा क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, देखिए और बहुत सारे प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो वो सब थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि 1 डायमेंशनल मतलब जिसका डायमेंशन क्या हो, 1 हो। 2 डायमेंशनल मीन्स जिसका डायमेंशन क्या हो, 2 हो। 3 डायमेंशनल जिसका डायमेंशन क्या हो, 3 हो। ठीक, तो अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एक मिनट, इसमें हम लोग लिख सकते हैं if only one of 3 coordinate specifying the position with respect to time is known as 1 dimensional motion। ठीक, तो देखिए अब इसको
अगर यहाँ पे इसने बोला 1 डायमेंशन, मतलब कि इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। और 1 डायमेंशन जो होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि जैसे वी आर वॉकिंग, ओके। तो अगर सपोज कोई भी, इसका एग्जांपल समझने के लिए हम लोग क्या करें कि देखिए जैसे लीनियर फॉर्म में हो, क्या हो, लीनियर फॉर्म में हो, तो अब यहाँ पे कोई दूसरा एक्सिस आ नहीं रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट आ नहीं रहा है, कोई आदमी है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, वो सीधे चला जा रहा है, सीधे चला जा रहा है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, 1 डायमेंशन होगा, ठीक। तो जो भी बॉडी मान लीजिए लीनियर मोशन कर रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ये किस प्रकार का मोशन है, तो लीनियर 1 डायमेंशनल मोशन है, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि बताओ अगर इस पे अगर हमको 1 डायमेंशनल मोशन बनाना है तो केवल हम एक ही पॉइंट पे बॉडी को मूव कराएंगे, एक ही पॉइंट मतलब एक ही एक्सिस पे हम लोग बॉडी को मूव कराएंगे, तो वैसे पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, ओके। अब देखिए 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो इफ टू कोऑर्डिनेट is specifying the position, is specifying, 2 यहाँ पे 2 और मोर कर सकते हो आप, 2 और मोर, specifying the position with respect to time, तो यहाँ क्या कहला है, इज नोन एज 2, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, ओके। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लेन की, यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे, प्लेन की। देखिए अब प्लेन कब बनेगा, प्लेन हमेशा जो है 2 कोऑर्डिनेट को मिलके बनता है मिनिमम। तो अब 2 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक ना। तो अब इनके बीच का ये जो प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए नोटबुक है, तो ये हमारा प्लेन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिसमें इसमें क्या है, लेंथ है, इसमें इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो अगर हम लोग, अब कोई भी बॉडी है तो वो इधर भी मूव कर सकती है और ये इधर भी मूव कर सकती है। तो ऐसे बॉडी जो कि 2 एक्सिस पर मूव कर सकते हो, वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 डायमेंशनल मोशन हम क्या कहेंगे, जो भी बॉडी किसी प्लेन में मूव कर रही हो, जो भी बॉडी किसी भी प्लेन में मूव कर रही हो, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक। तो ये हो गया प्लेन। अब देखिए 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 3 डायमेंशनल मोशन में इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, इफ all the 3 coordinate is specifying the position with respect to time is known as 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करते हैं स्पेस की। क्या बात करते हैं, स्पेस। स्पेस मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसे मतलब
एयर में अगर कोई चीज़ जैसे गिर रहा हो, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज फॉलिंग, तो दिस वन इज फॉलिंग मतलब कि जैसे आप फॉलिंग का मतलब बस इसका स्ट्रेट लाइन वाला मोशन मत देखिए। जैसे अगर गैस की बात कर लें तो क्या होता है, गैस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक। तो वैसे को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि जो तीनों मतलब जो कि तीनों डायरेक्शन में जिसका पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, ठीक ना। तो वैसे को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए ये तो हम लोग जो है अपने दैनिक मतलब रेगुलर फॉर्म में एग्जाम्पल समझें, बट एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं, वहाँ आपसे पूछेगा कि एग्जाम्पल लिखिए। तो अब इन तीनों का एग्जाम में क्या ऑप्शन लिखना है, सॉरी एग्जाम में क्या आंसर लिखना है, तो उसका हम लोग एक एक बारी बारी करके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए 1 डायमेंशनल का जो पहला एग्जाम्पल है उसको आप क्या लिख सकते हो, सपोज कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट हुआ या फिर एप्पल हुआ, बॉल हुआ, दे आर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो ऐसे इसका क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। ये क्या हुआ, ये लीनियर मतलब 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और आप क्या कर सकते हो, अ बाइक इज राइडिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अ बाइक इज राइडिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अ बाइक इज राइडिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक ना। तो देखिए जैसे कोई भी अगर बॉडी हुआ जो अपने आप गिर रहा हो एयर में, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन में हम लोग लिखते हैं। हमने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि आप जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो स्ट्रेट पाथ में, तो वैसे भी एग्जांपल क्या होंगे, 1 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल होंगे, ठीक। अब देखिए 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या होता है। जैसे 2 डायमेंशनल मोशन आप कह सकते हो कि जैसे रोटेशनल मोशन, क्या, जैसे रोटेशनल मोशन, जैसे फैन इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, फैन इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, फैन इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, जिसमें जैसे गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक। देखिए अब गैस मॉलिक्यूल क्या है, जैसे मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल, इसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या किसके एग्जाम्पल के किस में पढ़ सकते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, ओके। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो मेन कंसेप्ट ये है कि 1 डायमेंशनल में क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। 2 डायमेंशनल में क्या हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन एंड इट्स एग्जाम्पल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
ओके, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ओके, देखिए अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसे क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। ओके, तो वैसे क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, तो इसमें हम लोग लिख क्या सकते हैं? द क्वांटिटी which can be measured। ओके, अब देखिए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मास, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, कोई भी थिंग, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो किस में आएगा? फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। तो इसका एग्जांपल जो है, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले लें? एग्जांपल में हम लोग क्या ले लें? मास, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स, मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकें एक्सेट्रा। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अब इसमें मास है, वेलोसिटी है, टाइम है, फोर्स है, लेकिन हम लोग ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। बट इन सब में से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हम लोग जो है पता करेंगे उसके डिफिनीशन से और उसके एग्जाम्पल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। क्या क्या? एक स्केलर यहाँ जैसे मैं अभी ए लिख दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा उसका क्या मतलब है। और एक होता है वेक्टर। ओके, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर हमने ऊपर एक एरो लगाया हुआ है। ठीक, तो
स्केलर में जो है, अगर स्केलर का नोटेशन देखें तो नॉर्मली हम लोग जैसे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उस वैसे ही हम लोग स्केलर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट वेक्टर में क्या होता है, ऐसा नहीं है। वेक्टर को हम कोई भी उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक एरो डालते हैं। ओके, तो अब इसका ये डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। ठीक, तो देखिए इसका हम लोग डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्केलर क्वांटिटी वो होता है द क्वांटिटी which having ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है, द क्वांटिटी which having magnitude and direction is known as vector quantity। अब देखिए इसको हम लोग समझने के लिए एक अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है और वो बहुत मेहनत से पढ़ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, मतलब वो उसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट उसका डायरेक्शन क्या है, वो पढ़ तो रहा है बट सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है। ठीक ना, तो उसका क्या हुआ, उसके पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है। तो विदाउट डायरेक्शन नथिंग इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो अब अगर उसको डायरेक्शन सही मिल गया तब तो वो अच्छा कर जाएगा, तो अगर डायरेक्शन उसको बुरा मिल गया तब वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर मैंने सपोज अगर मैं लेंथ लूँ या फिर सपोज मान लीजिए अगर मैं लेंथ लूँ और उसमें बोलूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि सपोज मैंने पहला एग्जाम्पल लिया डिस्टेंस। ठीक ना, अब डिस्टेंस का एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ओके, अब 5 किलोमीटर ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर यही डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ क्या, 5 किलोमीटर, डायरेक्शन मैंने बता दिया किधर, नॉर्थ साइड। अब ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, अगर किसी भी उसमें डिस्टेंस में अगर हम उसको डायरेक्शन ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, कि कोई भी बॉडी है वो 5 किलोमीटर मूव की लेकिन किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब इसके पास क्या हो गया, इसके पास डिस्टेंस भी डायरेक्शन भी आ गया। तो ऐसे मैग्नीट्यूड जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड, ऐसे क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक, अब देखिए और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है, इसको समझिए। इट विल चेंज बाय ओनली स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी कैन बी चेंज ओनली बाय मैग्नीट्यूड। इट कैन बी चेंज्ड
ओनली बाय मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे अब ये 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, अभी हम क्या लिख दें कि अब भाई इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसका 3 किलोमीटर हो गया, ठीक 3 किलोमीटर हो गया। तो अभी क्या है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। तो स्केलर हम तभी चेंज कर पाएंगे जब इसके मैग्नीट्यूड में हम कुछ डिफरेंस लाएं, जबकि वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी चेंज्ड बाई, it can be changed by both magnitude as well as direction। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझते हैं, जैसे अगर सपोज यहाँ पर ये कुछ ए है, ठीक, जिसको हम लोग लिख रहे हैं कि ये 5 मीटर नॉर्थ है, ठीक। बी है जिसको हम लोग लिख रहे हैं 5 मीटर साउथ है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। सेम ऐसा भी हो सकता था कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या रखें, डिफरेंट कर दें, मैग्नीट्यूड जैसे 3 मीटर 3 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या रखें, नॉर्थ, तो भी इसमें चेंजेस आ गया। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तभी चेंजेस आएगा जब इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, जिसके पास मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ओनली बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट है जिसमें हमने मैग्नीट्यूड को एक बार क्या रखा, सेम रखा, बट इसका डायरेक्शन हम लोगों ने बदल दिया। जबकि इसमें क्या है 5, इसमें हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड बदल दिया, जबकि इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक। तो इसमें देखिए, और इसमें क्या डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटी इट follows algebraic addition, it follows algebraic it follows mathematical, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, it follows algebraic mathematics। रूल देखिए इसमें क्या है कि नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इसमें नॉर्मल, जैसे हम लोग 5 + 5 लिखे, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5 10, ठीक। तो इसमें हम लोग जो नॉर्मल एडिशन रूल होता है, सब्ट्रैक्शन रूल होता है, उसको हम लोग स्केलर में यूज कर सकते हैं, जबकि वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। इट डोंट फॉलो algebraic mathematical, don't follow normal mathematical rule, normal mathematical rule। तो अगर ये नॉर्मल मैथमेटिकल रूल नहीं फॉलो करेगा तो कैसा करेगा, ये वेक्टर मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, बट it
इट फॉलोज वेक्टर मैथमेटिकल रूल। ओके, तो इसमें नॉर्मल एडिशन हम लोग कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल एडिशन पढ़ते हैं वैसा पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल मतलब कि हो भी सकता है, बट हमेशा पॉसिबल हो ये करेक्ट नहीं है। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस हो गए स्केलर और वेक्टर के बीच में। अब देखिए इनके हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तब हम लोग इसको रफ कर दे रहे हैं। देखिए ओके, अब इसमें जो एग्जाम्पल है पहला डिस्टेंस। ओके, देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे 5 मीटर। ठीक, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर हमने इसको लिखा 5 मीटर ईस्ट, ओके, इसका मतलब इसमें क्या आ गया, इसमें जो है डायरेक्शन आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। दूसरा स्पीड, ओके, तो स्पीड भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि इसमें क्या है वेलोसिटी। देखिए इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बस ये जान लीजिए कि ये अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बता सकते हो। तीसरा, जैसे और इसमें एग्जाम्पल ले लें, टाइम कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें क्या ले लें, एक्सेलरेशन, ठीक। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी में, वर्क, और क्या ले सकते हैं टेम्परेचर। ठीक, तो ये सभी क्या है स्केलर क्वांटिटी हुए। और वेक्टर क्वांटिटी में और हम लोग एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। ओके, तो देखिए ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और इसका और जैसे एग्जाम्पल ले लें, पावर, एनर्जी। ओके, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
ओके, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ स्केलर और वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम थोड़ा और कुछ डिफरेंस बताते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, ओके। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे इसमें क्या है, मास। मास क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट क्या है, वेट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बाकी स्केलर क्वांटिटी का प्रेजेंटेशन क्या है, हम लोग जैसे नॉर्मल लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोई भी पैरामीटर लिख के उसके ऊपर एक एरो। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, उसको आप लोग समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी, टू स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइड टू ईच अदर। टू स्केलर क्वांटिटी, टू स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइड ईच अदर। जबकि इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। टू वेक्टर कांट डिवाइड। ओके, डिवाइड। ओके, तो ये कुछ इसमें डिफरेंस हो गए। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में स्केलर और वेक्टर समझ में आएगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक। नोट कर लिए, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, देखिए, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा, दे हैविंग अ मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, दे हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये डिफिनीशन है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं करंट का। किसका एग्जांपल लेते हैं, करंट। देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ करंट कैसा है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। क्यों? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अलग से करा रहा हूँ कि अब आप लोग क्या कहोगे, भाई करंट के पास जो है डायरेक्शन भी है और इसके पास क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी है। जैसे मैं अगर लिखूं तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको लिखा 2 एम्पियर, तो अब करंट किसी सर्किट में फ्लो भी करता है। जैसे हमारे जो भी वायर है उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इसमें डायरेक्शन भी है, तो इसको हम लोग अगर बात करें ये कैसा क्वांटिटी है, तो आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आप आंख बंद करके बोल दोगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या ये सही है? तो आंसर होगा नो, ये रॉन्ग है। ये वेक्टर ना होके क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है।
अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो हम लोग डिफिनीशन स्मॉल क्लास के लिए तो ठीक है कि अगर हम लोग जो है बोले कि मैग्नीट्यूड स्केलर क्या होता है, तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इट हैविंग अ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्या होता है, तो इट हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन अगर मेरे से आप पूछे तो हम लोग अगर वेक्टर की पूरी डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि द क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड with as well as direction and it should follow the law of law of vector addition, ठीक ना, एडिशन और वेक्टर पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर, ये सब हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हुआ अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनीशन क्या होती है, तो करंट के पास क्या रहता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट डज नॉट फॉलो द लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट does not follow the vector law of addition। ठीक, तो यही एक कारण होता है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से करंट क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हुआ स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप लोग जो है कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा हम उसको दूर कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एज वेल एज शेयर इट। थैंक यू सो मच।